तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डेड मेंशन की एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उसके चैप्टर नंबर 40 के बारे में। पिछले चैप्टर की एंडिंग में हमने देखा था कि शॉन का मॉर्गन के सामने इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और वो ईडन की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है और काफी ज्यादा रोता है। लेकिन अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक पास्ट के सीन से, जिसमें हम देखते हैं कि नॉल स्पार्की को रिकवर करने आया है और उसने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है। क्या कहा तुमने? परिवार? हाँ छोटी स्पार्की, मैं भी तुम्हारी तरह डेड मेंशन से हूँ। देखो मुझे भी तुम्हारी तरह सब कुछ सिखाया गया है। हम जब काफी ज्यादा छोटे थे ना, तब हमारा ब्रेन वॉश किया गया और हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स और फैमिली के लिए करना है। लेकिन तुमने स्पार्की की फैमिली को तो मार दिया। मेरी बात को समझो स्पार्की, जो हम जैसे लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करता है वो हमारी फैमिली नहीं हो सकता। एक फैमिली कभी अपनों को दर्द नहीं देती। ये लोग एक तरीके के ग्राहक है जो बस हमें खरीदते हैं, क्योंकि उनके लिए हम बस एक टूल की तरह हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो असल में हम लोग फैमिली हुए, एक असली परिवार। मेरा नाम है नॉल और तुमसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा छोटी स्पार्की। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है और वो तुरंत ही नॉल पर अटैक करता है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि स्लैंडी है। कमीने, आखिर तू है कौन? अरे यार मैं तो यहाँ पर खास टाइम पे आया था जब तू इधर नहीं होता, लेकिन मैंने ये सोची ना थी कि तू आज इतनी जल्दी आ जाएगा। वैसे मैं तेरा नाम जानता हूँ, स्लेंडरमैन रोमन। पर तभी स्पार्की बीच में आती है और चिल्लाकर स्लैंडी को रोक देती है और उसे कहती है कि नॉल अब स्पार्की की फैमिली है। नॉल ने मुझे सब कुछ बता दिया कि डैड ने मुझे खरीदा था, वो मेरी असली फैमिली नहीं है। अब स्पार्की के मुंह से ये बात सुनकर स्लैंडी भी काफी ज्यादा शॉक होता है। स्पार्की ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात। पर स्पार्की यहीं पर नहीं रुकती, वो नॉल के पास जाकर उसे कहती है, नॉल स्लैंडी भी हमारी फैमिली है, तो तुम अब स्लैंडी को नहीं मारोगे है ना? हाँ स्पार्की, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम सब एक फैमिली है। स्पार्की रुक जाओ, समझने की कोशिश करो, ये साला झूठा है। लेकिन स्पार्की का ध्यान स्लैंडी की तरफ होता ही नहीं है और नॉल उसे कहता है कि अब से तुम ही मेरा परिवार हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हमें दिखाया जाता है वही ट्रेनिंग हॉल जहाँ पर शॉन और मॉर्गन ट्रेनिंग कर रहे थे। और अभी इन दोनों को थका हुआ देखकर हमें ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ट्रेनिंग के अलावा और कुछ भी किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर शॉन मॉर्गन की काफी ज्यादा तारीफ करता है। तुम तो बिल्कुल नॉल की तरह लड़ रही थी, तुम्हारी हर मोमेंट, पर्सनालिटी और सब कुछ बिल्कुल उसकी तरह हो गया था। मैंने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। मॉर्गन उसे कहती है कि इसे कहा जाता है मेथड एक्टिंग, जिसे मैं किसी को भी देखकर तुरंत ही सीख सकती हूँ, यानी कि तुम किसी के भी अटैक को मिमिक कर सकती हो। अब मॉर्गन उसकी पावर्स के बारे में बताती है कि ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसकी ये एबिलिटी उसे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है, जो कुछ टाइम के ड्यूरेशन तक ही पॉसिबल है। मेरी बॉडी वैसी तो बिल्कुल नहीं है जो किसी भी हार्ड टेक्निक को हूबहू कॉपी कर ले, लेकिन तुम इसे और ज्यादा डेडिकेशन से करो तो ये पॉसिबल हो सकता है ना? क्या तुम और थोड़ा नहीं टिक सकती? देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, बस एक या दो ट्राई करने के बाद मैं उसे अपने सामने महसूस कर पाऊंगा। शॉन का मतलब होता है वो मॉर्गन को नॉल के रूप में महसूस करके उससे फाइट करेगा, लेकिन मॉर्गन को लगता है कि वो उसे महसूस करना चाहता है और ये महसूस वाली बात उसके अंकल ने भी सुन ली होती है, तो वो सीधा दरवाजा खोलकर उस ट्रेनिंग हॉल के अंदर आ जाता है। एंड शॉन और मॉर्गन को ऐसी पोजीशन में देखकर उसे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने किसी अलग ही चीज की ट्रेनिंग की है और अभी वो शॉन को गालियां दे रहा है। साले छोटे कुत्ते, क्या कर रहा था मेरी बच्ची के साथ? तू जानता भी है तूने किसकी इज्जत पर हाथ डाला है? मॉर्गन चिल्लाकर कहती है कि नहीं नहीं अंकल ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एंड शॉन भी लाइक, मिस्टर मॉर्गन आपकी ये बेटी तो काफी ज्यादा कमाल की है। अब शॉन बात कर रहा है मॉर्गन की एबिलिटी के बारे में, लेकिन मॉर्गन के चाचा को ऐसा लगता है कि मॉर्गन ने सच में शॉन को कोई कमाल दिखा दिया है। अब इससे पहले ये चाचा शॉन को पेल दे, वहाँ पर उनका एक वर्कर आता है। सर आपके लिए कोई पार्सल आया है। तो बिल्कुल सही टाइम पे आया है मेरे चेले, एक काम कर मेरे हाथ में चाकू दे दे, मेरे सर पे अब खून सवार हो गया है। अरे सर आपको इसे एक बार देख लेना चाहिए, हमें ये बताया गया था कि ये खास मॉर्गन के लिए आया है। अब शॉन मॉर्गन के अंकल को रोकने की कोशिश करता है कि अभी मत देखो उस पार्सल को, कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन तब तक वो उसे खोल चुका था। और उसके साथ साथ मॉर्गन भी देखती है कि उस छोटे से बॉक्स के अंदर उसके अंकल पिल्ग्यू का कटा हुआ कान है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उनके प्रोडक्शन हॉल में, जहाँ पर शॉन, रेचल, मॉर्गन और उसका अंकल बैठे हुए हैं। और रेचल उन सबको ये रेकमेंड करती है कि अब हमारी बारी है, हम लोग अपने तरीके
तरीके से जवाब देंगे। स्पार्की को यहाँ ले आओ। यानी कि रैचल चाहती है कि वो अब स्पार्की की बॉडी का एक पार्ट कट करेगी और उसको भेजेगी नॉल के पास, लेकिन मॉर्गन इस चीज पर एग्री नहीं करती। वो कहती है कि आखिर हम ये किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो मॉर्गन, अगर वो लोग हमारे किसी खास बंदे को हॉस्टेज बनाकर उसके साथ ये सब करते हैं तो हम भी इसका जवाब बिल्कुल इसी तरीके से देंगे। हम स्पार्की को किसी भी तरीके से टॉर्चर करके उसके मुंह से कई सारी बातें निकलवा लेंगे, इसके लिए भले ही हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो मॉर्गन रैचल को कहती है लेकिन तुम क्यों उन बुरे लोगों की तरह बनना चाहती हो। लेकिन रैचल कहती है कि तुम चिंता मत करो, स्पार्की को उतनी भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि बातें निकलवाना यही तो मेरी स्पेशलिटी है। वेल ये चीज हमने डेड मेंशन के पहले कुछ चैप्टर्स में भी देखी है, जहाँ पर रैचल किसी भी विक्टिम की बॉडी में ट्रूथ सीरम को इंजेक्ट करके उससे बातें निकलवाती है। पर अभी रैचल की बात पर मॉर्गन काफी ज्यादा गुस्सा है। वो कहती है कि आखिर ये डेड मेंशन वाले इतने घटिया लोग क्यों होते हैं। मॉर्गन भूलो मत कि तुम भी डेड मेंशन से हो, तुम भी वहीं की एक प्रोडक्ट हो। पर तभी मॉर्गन का अंकल अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है मोआ वहीं पर रुक जाओ, अब वक्त आ चुका है कि हम चीजों को अपने तरीके से करें। मिस रैचल जो बात बता रही है वो बिल्कुल सही है, हमें उस स्पार्की नाम की छोटी बच्ची को पहले से अकेला रखना ही नहीं चाहिए था। उन कमीनों ने उस पार्सल के साथ एक कार्ड भी भेजा था जिस पर लिखा है कि मॉर्गन कहाँ है, यानी कि उनको पिलग्यू की असलियत पता चल चुकी है। पर मॉर्गन अपने अंकल को रोकते हुए कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप बुरी चीजें करना छोड़ दोगे, तो प्लीज यहाँ पर रुक जाइए। नहीं, अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं पिलग्यू को वापस लाऊंगा। मुझे माफ करना उस छोटी बच्ची के लिए, लेकिन अब मुझे ये चीज करनी ही होगी। मोआ मेरी बच्ची, मुझे इस बार मत रोको। और अभी हम मॉर्गन के अंकल की आंखों में आंसू भी देखते हैं और अगले ही सीन में वो स्पार्की के रूम में आ चुका है और हमें उसके ये आंसू से खास पता चलता है कि पिलग्यू उसके काफी ज्यादा करीब था। यहाँ पर हमें उन दोनों के पास्ट के एक दो सीन दिखाए जाते हैं जिसमें वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे और पिलग्यू को याद करते हुए अभी मॉर्गन के अंकल के कदम स्पार्की की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक नाइफ है और वो अभी स्पार्की को पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर वो मादरजात नॉल किधर है। पर स्पार्की अभी भी रो रही है और वो एक ही चीज बोले जा रही है कि स्पार्की की वजह से स्लैंडी को चोट लग गई। एक फैमिली कभी एक दूसरे को हर्ट नहीं करती और इसलिए अब स्पार्की की कोई फैमिली नहीं है। लेकिन ये बकवास सुनकर मॉर्गन का अंकल उसे एक हाथ से उठा लेता है और उसे नाइफ के पॉइंट पर पूछता है कि आखिर मेरा भाई पिलग्यू कहाँ पर है। लेकिन इससे पहले कि वो उस नाइफ से स्पार्की को इंजर्ड करता, मॉर्गन उसके अंकल को पीछे खींच लेती है एंड स्पार्की वापस से जमीन पर गिर चुकी है और अभी भी वो कंटिन्यूसली रो रही है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक एयरपोर्ट जहाँ पर नॉल फ्लाइट पकड़ के किसी और जगह पर जाने वाला है। अभी इस चैप्टर की शुरुआत में इसने बोला था कि मैं स्पार्की तेरे को प्रोटेक्ट करेगा और अभी इसको स्पार्की की कोई पड़ी नहीं है, वो किसी और जगह पर जा रहा है। हाँ डेमियन चल मैं चलता हूँ और बाकी की चीजें मैं तुझ पर छोड़ता हूँ। ऑलराइट, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ नॉल कि मैं मॉर्गन के साथ ही लौटूंगा। अब तक तो उनको हमारा तोहफा मिल भी चुका होगा, लेकिन क्या सच में इतना काफी होगा। मैं चाहता हूँ कि उसके कुछ और टुकड़े काट कर उन्हें भेजूं। ऐसा मत करियो, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। भूलो मत कि हमारी स्पार्की उनके पास है, अगर उन लोगों ने उसे तकलीफ दी तो। और नॉल के मुंह से स्पार्की की बात सुनकर डेमियन हंसने लगता है और ये देखकर नॉल भी हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। डेमियन तू सच में काफी ज्यादा बुरा बच्चा है। यानी कि नॉल अभी स्पार्की का नाम लेकर मजाक ही कर रहा था, उसको भी स्पार्की की कोई ऐसे पड़ी नहीं है। देखा ना वो कैसे हंसते हुए जा रहा है और डेमियन उसको टाटा बाय बाय करते हुए कहता है मुझे कॉम्प्लीमेंट काफी ज्यादा अच्छा लगा नॉल, चलो फिर मिलते हैं। अब जैसे ही डेमियन एयरपोर्ट से निकल रहा होता है तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। बोलो डोमिनिक, आखिर क्या हुआ, उसने कुछ बताया या फिर नहीं। वेल फोन की दूसरी तरफ हम देखते हैं इस बुड्ढे को जिसका नाम है डोमिनिक, जो पिछले वाले चैप्टर में पिलग्यू को टॉर्चर कर रहा था और अभी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। और वो कहता है डेमियन डिक्रा अपुन के साथ बहुत बड़ा गलत लोचा हो गया, स्लेंडी उस हॉस्टेज को लेकर गायब हो गया। और अभी यहाँ से वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं SGT एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग को, जिसके एंट्री पॉइंट पर पिलग्यू वापस आ चुका है। पर उसके पीछे से कोई बंदा उस एंट्रेंस पर बॉम्ब डालकर उसे उड़ा देता है और पिलग्यू वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को कहता है जल्दी से अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। और पिलग्यू ने ऐसा इसीलिए कहा होता है क्योंकि उसके पीछे से साक्षात स्लेंडी तबाही मचाते हुए आ रहा है। साले कमीनो, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो अब तुमको उसकी कीमत चुकानी होगी।
मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अगर अब भी अपना कुछ बचाना चाहते हो तो स्पार्की को मेरे पास ले आओ। और अभी हम देखते हैं स्लैंडी को काफी ज्यादा गुस्से में और उसके मुंह में लिटरली फटाके लगे हुए हैं। ये साला फुल प्लानिंग के साथ आया है कि मेरे को अगर स्पार्की नहीं मिली तो पूरी की पूरी एसजीटी एंटरटेनमेंट को मैं उड़ा देगा। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है, वो भी स्लैंडी भाई की धमाकेदार एंट्री के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको डेड मेंशन के हर एक चैप्टर की अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।